इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। इंसान दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं और दूसरे वो जो हमेशा ही लोगों से घिरे रहना चाहते हैं। पर क्या हो जब आप बस कुछ देर खुद के साथ रहना चाहते हो और एक बिन बुलाया मेहमान आपके साथ रहने आ जाए। और क्या हो कि अगर आप लाख चाह कर भी उससे पीछा ना छुड़ा पाए। राहुल और उसका छोटा भाई मेहुल हाल ही में एक अपार्टमेंट में साथ शिफ्ट हुए थे। राहुल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और दिल्ली में रहता था, पर अभी उसने गुड़गांव की एक आईटी कंपनी में अपनी जॉब स्विच की थी। चूंकि उसका भाई मेहुल भी गुड़गांव में ही जॉब करता था, इसीलिए उन दोनों ने एक बड़ा फ्लैट साथ में किराए पर ले लिया था। ये एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट था, पर दोनों ने अलग अलग रहते हुए साथ में काफी सामान इकट्ठा कर लिया था, जिसे सही जगह पर लगाने में उन्हें कुछ दिन तो लगने ही वाले थे। वो दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें वीकेंड में ऑफिस से छुट्टी मिले और वो सारा पैक किया हुआ सामान खोलकर उसे सही जगह पर रखें। आज मंगलवार था और राहुल करीब 6 बजे ऑफिस से घर आ चुका था। उसका छोटा भाई मेहुल, जो कि 5 बजे ही घर आ जाता था, घर पर पहले से ही मौजूद था। राहुल ने डोरबेल बजाई तो मेहुल सामने खड़ा था। अभी राहुल अंदर आए भी नहीं था कि मेहुल ने उससे कहा कि अगर वो ऑफिस से 1-2 दिन की छुट्टी ले ले तो घर का सामान जल्दी सेटअप हो जाएगा, वरना वीकेंड तक सारा सामान ऐसे ही यहां वहां पड़ा रहेगा। राहुल ने उससे कहा कि वो अभी थका हुआ है और उसे थोड़ी देर आराम करना है। चेंज करके राहुल बिस्तर पर लेट गया। मेहुल ने पहले से ही चाय बना रखी थी, जो कि वो गर्म करके राहुल के लिए ले आया। चाय देखकर राहुल खुश हो गया और उसने मेहुल से कहा कि वो कुछ देर उसके साथ बैठे। मेहुल ने उससे कहा, भाई इस नए फ्लैट में बहुत सारे चूहे हैं, 5-6 तो मैंने खुद कूदते हुए देखे हैं। तुम जरा ध्यान रखना और खाना वगैरह फ्रिज में ही रखना। राहुल चाय पीते पीते मेहुल की बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि ये एक नई मुसीबत आ गई। पहले तो फ्लैट लो, 3 महीने का डिपॉजिट दो, फिर चूहों का भी ध्यान रखो। फ्लैट हमने लिया है और मजे चूहे कर रहे हैं। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर थोड़े बादल घिरे हुए थे। उसने खिड़की खोली तो ठंडी हवा का एक झोंका उसके मुंह पर आकर लगा। इस एक हवा के ही झोंके से वो काफी अच्छा महसूस करने लगा था। उसने मेहुल से कहा कि वो दोनों छत पर चलते हैं, शायद बारिश होने वाली थी, पर उससे पहले कुछ देर इस माहौल का मजा ले लिया जाए। दोनों ने घर पर ताला लगाया और छत पर चले गए। वहां उस वक्त कोई नहीं था, पर वो माहौल कुछ अलग ही था। राहुल छत पर लगी एक बेंच पर बैठ गया। मेहुल सामने ही खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उनके घर ढूंढने और शिफ्ट करने की थकान बारिश के पहले की इस हल्की आंधी ने दूर कर दी थी। राहुल ने सिगरेट जलाई और बेंच पर निढाल सा लेट गया। उस ठंडी हवा में उसे बहुत अच्छा लग रहा था और ऑफिस के काम के थकान की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। तभी उसने अपनी नींद भरी आंखों से देखा कि मेहुल तेजी से छत के दरवाजे से होता हुआ नीचे चला गया। उसे लगा कि वो शायद कुछ खाने पीने का सामान लेने किचन में गया होगा। वो फिर से सिगरेट पीने लगा। नींद से भरे राहुल की आंख कब लग गई और कब उसके हाथ से वो सिगरेट छूटकर जमीन पर गिर गई, उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरने से खुली।
वो हड़बड़ा कर उठा और नीचे जाने लगा कि तभी उसने देखा कि मेहुल छत के किनारे पर खड़ा बस नीचे कूदने ही वाला था। ये नजारा देखकर उसकी नींद हवा हो गई। ये उसका भाई क्या करने वाला था? राहुल एक ही कदम आगे बढ़ा था कि मेहुल उसकी आंखों के सामने ही छत से कूद गया। राहुल भागते हुए छज्जे पर पहुंचा और नीचे झांकने लगा। उसकी सांस फूल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था, पर नीचे उसे मेहुल मतलब उसकी लाश कहीं नहीं दिखी। ये राहुल ने अभी क्या देखा था? क्या वो सपना देख रहा था? शायद नहीं, वो तो जगा हुआ था। वो थोड़ा लटक कर नीचे झांकने लगा कि कहीं उसे ठीक से दिखाई ही ना दे रहा हो, पर मेहुल कहीं नहीं था। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। बारिश काफी हो रही थी और राहुल पूरी तरह भीग चुका था। वो अभी छज्जे पर लटका हुआ ही था कि उसका पैर फिसला और वो छठे फ्लोर से नीचे गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली। राहुल छत से आधा लटका हुआ था। किसी ने जोर से उसे पीछे की तरफ खींचा और वो पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। राहुल के ऊपर डर हावी हो चुका था। वो बदआवाज सा हो गया था कि तभी उसे मेहुल की आवाज सुनाई दी। भाई पागल हो गए हो क्या? ये छत से नीचे लटक कर क्या देख रहे थे? अगर अभी मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो तुम पहले नीचे जाते और फिर ऊपर। राहुल हैरान था कि मेहुल यहां कहां से आ गया। ऐसा नहीं था कि वो मेहुल को देखकर खुश नहीं था, पर वो तो उसके सामने ही नीचे कूदा था। फिर वो पीछे से कहां से आया? राहुल ने मेहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं, पर मेहुल ने जल्दी से राहुल को उठाया। राहुल अब भी थोड़ा बहका सा था। मेहुल को लगा कि शायद राहुल नींद में चल रहा था या फिर उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो अभी छत के दरवाजे पर ही थे कि रोशनदान का कांच सीधा उनके ऊपर गिरा। मेहुल सावधान था और इसीलिए उसने राहुल को एक तरफ खींच लिया। नीचे गिरते ही वो कांच हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। मेहुल ने जल्दी से छत का दरवाजा बंद किया और राहुल को नीचे लेकर गया। वो दोनों आज शायद मरते मरते बचे थे। वो कांच का टुकड़ा इतना बड़ा था कि अगर वो उन दोनों में से किसी के भी ऊपर गिरता तो शायद सीधे उनकी गर्दन के आर पार हो जाता। राहुल भगवान का शुक्र मना रहा था कि वो दोनों इस हादसे से बच गए, पर ऐसा हुआ कैसे था? उन्हें उस कांच के टूटने की आवाज तो आई नहीं थी, और जब वो ऊपर आ रहे थे तब भी वो कांच टूटा नहीं था। राहुल अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था और उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। वो चेंज करके बाहर आया तो मेहुल जैसे उसका ही इंतजार कर रहा था। वो राहुल से पूछने लगा, भाई क्या बात है? तुम छत से क्यों लटके हुए थे? तुम ठीक हो? कहीं तुम डिप्रेशन में तो नहीं? तुम कल ऑफिस से छुट्टी लो और किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। लगता है तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। राहुल ने मेहुल से वो नहीं कहा जो उसने देखा था। उसने कहा कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। वो वहां खड़ा बस एक बंदर को देख रहा था कि उसका पैर फिसल गया। कुछ तो था जिसने राहुल को इतना परेशान कर दिया था। उन दोनों ने आज कोई बात नहीं की। सुबह दोनों घर पर ताला लगाकर अपने अपने ऑफिस चले गए। शाम को जब राहुल वापस आया तो मेहुल हमेशा की तरह पहले से ही घर पर था और शायद उसने कुछ सामान भी सही जगह पर लगा दिया था। इससे घर के लिविंग एरिया में कुछ जगह बन गई थी। राहुल कमरे में आया और फ्रेश होकर चाय बनाने चला गया। वो अभी किचन में चाय बना ही रहा था कि उसे बाहर की तरफ एक परछाई सी जाती हुई दिखाई दी। वो जो भी था
घर के मेन दरवाजे की तरफ गया था। राहुल ने सोचा ये जरूर मेहुल होगा। उसने आवाज देकर मेहुल से कहा कि उसने चाय लगभग बना ली है और चाय पीकर उसे जहां जाना है वहां जाए, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। राहुल बाहर निकलकर देखने गया कि मेहुल कहां जा रहा था, पर बाहर कोई नहीं था। उसने मेहुल के कमरे में झांका तो वो बिस्तर पर लेटा अपने फोन में लगा हुआ था। राहुल ने उससे पूछा कि तुम अभी बाहर आए थे क्या? मेहुल की शक्ल पर साफ लिखा था कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। राहुल ने कहा कि उसने किसी को बाहर जाते देखा था। मेहुल ने जवाब दिया कि उसे जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, वो तो कब से अपने कमरे में ही है। राहुल को किचन में चाय खौलने की आवाज आई और वो जल्दी से गैस धीमी करके आ गया। आज की रात जैसे तैसे बीती और राहुल ने भी इस मसले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस पूरे हफ्ते में ही ऐसी कई बातें हुई जिससे राहुल की परेशानी और डर दोनों ही काफी बढ़ गए थे। उसे अक्सर घर में किसी तीसरे के होने का एहसास होता था। कभी कभी किचन में डस्टबिन अपने आप ही गिर जाता और सारा कूड़ा फर्श पर फैल जाता था। उसे अक्सर अपनी चीजें भी सही जगह पर नहीं मिलती थी। क्या ये सिर्फ कुछ चूहों का काम हो सकता था? ऐसा लगता तो नहीं था। कहने को तो ये बहुत ही मामूली बातें थीं, पर इस सब से राहुल की रोज रोज की जिंदगी परेशानी से भर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मेहुल इस सब से बेखबर अपनी अलग ही जिंदगी जी रहा था। पर शायद राहुल को पता भी नहीं था कि डर क्या होता है, क्योंकि मेहुल को अपनी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए जापान जाना था। उसकी ये ट्रिप 7-8 दिन की थी। मेहुल के लिए ये ट्रिप बहुत जरूरी थी, पर राहुल अंदर ही अंदर डर गया था। वो अकेले इस फ्लैट में इतने दिन कैसे रहेगा? और ये कौन था जो उसे अक्सर यहां वहां घूमता दिखाई देता था? दोनों भाइयों में राहुल बड़ा था और वो अपना ये डर मेहुल को कहीं से भी जाहिर नहीं करना चाहता था। किसी तरह करते करते वो दिन भी आ गया। मेहुल की फ्लाइट आज रात की थी और राहुल उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने साथ ही गया था। रात को वापस आते वक्त उसे काफी देर हो गई थी और उसका घर जाकर खाना बनाने का मन बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उसने एक रेस्टोरेंट से खाना पैक करा लिया था। राहुल जब घर पहुंचा तो आज घर का माहौल रोज से काफी अलग था। आज उसे घर का ताला खुद ही खोलना था। वो जब अंदर पहुंचा तो घर में घुप अंधेरा था। राहुल अंदाजे से स्विच बोर्ड ढूंढने लगा। वो बड़बड़ा रहा था कि ये स्विच बोर्ड कमरे के एकदम अंदर कौन लगवाता है? कायदे से तो इसे बिल्कुल बाहर ही होना चाहिए, जिससे अंदर जाते ही लाइट जल जाए। राहुल अभी दीवार पर हाथ मारकर देख रहा था कि शायद बाहर से एक कार गुजरी, जिसकी हेडलाइट की रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर पड़ी। उसे एक सेकंड में ही राहुल ने किसी को किचन के पास खड़े देखा। यह शायद एक लड़की थी। राहुल की जान निकल गई। उसका हाथ दीवार से फिसल गया और वो गिरते गिरते बचा। वो तुरंत ही बाहर भागा और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर आकर लाइट जलाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और फ्लैश ऑन किया। उसने बड़े ध्यान से सब तरफ फ्लैश लाइट घुमा कर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। राहुल को जब थोड़ी तसल्ली हुई तो वो अंदर गया और दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के पास लगभग दौड़ते हुए पहुंचा। उसने हड़बड़ाहट में सारे स्विच ऑन कर दिए। लाइट्स ऑन होते ही राहुल को जैसे जिंदा होने का एहसास हुआ। उसने बाकी की लाइटें बंद की और जल्दी से जाकर किचन और बाकी दोनों कमरों की भी लाइट्स ऑन कर दी। वो अंधेरे से बिल्कुल दूर रहना चाहता था। राहुल ने तेज वॉल्यूम में टीवी ऑन कर दिया और बड़ी मुश्किल से खाना खाया।
उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि टीवी पर क्या चल रहा था। वो बस अकेला महसूस नहीं करना चाहता था। खाना खाते वक्त वो बार बार इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई आसपास है तो नहीं। राहुल आज रात घर की सारी लाइटें जलाकर ही सोया। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लंच टाइम में वो अपने एक दोस्त शुभम के साथ ऑफिस की कैंटीन में बैठा खाना खा रहा था। शुभम के साथ राहुल काफी सहज महसूस करता था और अपनी कई बातें उसके साथ साझा भी करता था। उसने शुभम से कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शुभम को लगा कि शायद राहुल पहली बार अपने भाई के साथ अकेला रह रहा है, इसीलिए शायद उन दोनों को एडजस्ट करने में कुछ परेशानी हो रही होगी। पर राहुल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे परेशानी अपने भाई से नहीं, बल्कि घर में कभी कभी दिखाई देने वाली उस तीसरी इंसान से है। शुभम ने उससे पूछा कि ये तीसरा कौन है? उस फ्लैट में तो बस तुम दोनों ही रहते हो ना? राहुल ने शुभम को पहले दिन से लेकर अब तक हुआ सब कुछ खुलकर बता दिया। राहुल की बातें सुनकर शुभम को भी सांप सूंघ गया। उसने राहुल के मुंह से ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था, बल्कि वो तो भूत प्रेत में मानता भी नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि राहुल से क्या कहे। राहुल ने उससे लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि क्या जब तक मेहुल वापस नहीं आता वो उसके साथ फ्लैट में रुक सकता है। शुभम का डर के मारे पहले से ही बुरा हाल था। उसने राहुल से बहाना बना दिया कि आजकल उसकी मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और इसीलिए उसे उनकी देखभाल करने में समय देना होता है। शुभम जो नहीं कह रहा था, राहुल उसे समझ चुका था। इसके आगे राहुल ने शुभम से कुछ नहीं कहा। आज राहुल ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था और इसीलिए वो 5:30 बजे ही घर आ गया। शाम तक मौसम भी कुछ खराब हो गया था। आंधी बहुत तेज चल रही थी और मेट्रो से उतरने के बाद राहुल बड़ी मुश्किल से मुंह पर रुमाल बांधे घर की तरफ आ रहा था। इसी बीच उसके सर पर बारिश की 1-2 बूंदें पड़ी और वो तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगा। राहुल बड़े धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन अपने घर जाने का नहीं था। उसके मकान मालिक, जो कि अक्सर बाहर ही रहते थे, आज उनके घर पर भी ताला लगा था। राहुल सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रहा था कि काश आज वो ही घर पर होते तो वो कुछ देर उनके यहां ही बैठ जाता। उसने अपने घर का लॉक खोला और 1-2 पल दरवाजे पर ही खड़ा रहा। राहुल ने आज अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और रोशनी सीधा स्विच बोर्ड की तरफ मारी। स्विच बोर्ड देखते ही वो दौड़ते हुए अंदर गया और फिर से सारी लाइट्स ऑन कर दी। बारिश के उस मौसम में दिल्ली की गर्मी से कुछ राहत तो मिल गई थी, पर इतनी भी नहीं कि राहुल को गर्मी ही नहीं लगती। वो कुछ देर कूलर चलाकर कुर्सी पर बैठ गया। राहुल करीब 15-20 मिनट बाद उठा और किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। उसे याद आया कि जब से मेहुल बाहर गया है वो राशन तो लाया ही नहीं। उसने फ्रिज खोली तो ना तो उसमें अंडे थे और ना ही ब्रेड। कुछ देर कई डब्बों में ढूंढने के बाद उसे मैगी के 2 पैकेट मिल गए। राहुल ने सोचा चलो आज मैगी से ही पेट भर लिया जाए। उसने एक पैन में पानी चढ़ाया और मैगी डाल दी। गैस धीमी करके राहुल फ्रेश होने चला गया। जब वो चेंज कर रहा था तब उसने कुछ खटपट की आवाज सुनी, जिसकी अब उसे आदत हो गई थी। वो चिढ़ा हुआ सा जब किचन में पहुंचा तब न जाने क्यों बाहर ही रुक गया। वो खटपट की आवाज गैस पर चढ़े हुए पैन की थी, जो कि उसकी आंखों के सामने ही धीरे धीरे खिसक रहा था। राहुल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस पैन को 1-1 सेंटीमीटर खिसकते हुए देख रहा था और 2-4 सेकंड में ही वो पैन गैस के ऊपर से खिसक कर सीधा जमीन पर जा गिरा। राहुल उछल कर पीछे हट गया। अब वो क्या करे, कहां भागे?
और किससे शिकायत करे। वो अकेले में ही बात करने लगा। राहुल किसी छोटे बच्चे की तरह बड़बड़ा रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। मैंने अपनी मेहनत के पैसे जोड़कर इस घर का डिपॉजिट दिया है और मैं यहां से नहीं भागूंगा। पर वो बात कर किससे रहा था? वहां उसे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा था। राहुल ने किसी तरह किचन की सफाई की और बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसने अपना मन कड़ा कर लिया था और इरादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब इस तरह की किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं देगा। चाहे यहां बर्तन गिरे या फिर वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई दे, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगले 5-6 दिन राहुल के साथ उस फ्लैट में बहुत कुछ हुआ। किचन में अक्सर बर्तन गिर जाना, उसकी चीजों का सही जगह पर ना मिलना, कभी बंद की हुई लाइट्स का जलता मिलना और भी बहुत कुछ। पर वो इस सब को नजरअंदाज करता रहा। इस सब में भी अच्छी बात यह थी कि उसे वो लड़की अब तक दोबारा दिखाई नहीं दी थी। आज शुक्रवार था और मेहुल घर वापस आ रहा था। रात के 2:30 बजे डोरबेल की आवाज से राहुल की नींद खुल गई। उसे याद आया कि यह मेहुल हो सकता है। उसने दरवाजा खोला तो बाहर मेहुल अपना सामान लिए खड़ा था। वो अंदर आया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। वो बहुत थका हुआ था। राहुल ने उससे पूछा कि वो उसके लिए चाय बना दे। मेहुल ने मना कर दिया। उसने अपना कमरा देखा तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। मतलब राहुल ने वहां जरा भी सफाई नहीं की थी। उसकी बेडशीट पर धूल जम गई थी। उसने राहुल से कहा कि वो आज उसके साथ ही सोएगा और बाकी काम कल देखेगा। राहुल और मेहुल दोनों ही काफी थके हुए थे और उन्हें लेटते ही नींद आ गई। पर नींद में मेहुल के साथ कुछ हुआ। उसे अपने पैरों पर किसी के छूने का एहसास हुआ। वो नींद में ही कहने लगा, भाई अभी क्या कर रहे हो? मैं बहुत थका हुआ हूं यार, सोने दो। उसे लगा राहुल उसके साथ मजाक कर रहा है, पर वो तो गहरी नींद में सो रहा था। मेहुल का भी उठने का मन नहीं था तो वो भी सो गया। कुछ देर बाद किसी ने धीरे से राहुल की चादर खींची और जिस तरह की कच्ची नींद वो आजकल सो रहा था, वो उछल कर बैठ गया। राहुल अंधेरे में यहां वहां देखने लगा। बगल में मेहुल सो रहा था। अगले ही पल मेहुल ने सोते हुए अपने गले पर हाथ मारा तो राहुल उसकी तरफ मुड़ा। मेहुल जहां लेटा था वहां नीचे उसके बिस्तर के पास कोई बैठा हुआ था। ये वही लड़की थी जिसे राहुल ने पहले भी कई बार देखा था, पर इतना पास से नहीं। उसका चेहरा हमेशा ही बालों से ढका हुआ रहता था। राहुल का गला सूख गया। वो मेहुल को जगाना चाहता था, पर उसका हाथ नहीं उठ रहा था। उसने आंखें बंद करके भोलेनाथ का नाम लिया और एक झटके से मेहुल के कंधे पर अपना हाथ मारा। राहुल ने मेहुल को काफी जोर से मारा था। वो तुरंत ही उठकर बैठ गया। मेहुल गुस्से में था। वो राहुल से लड़ने लगा कि वो ये सब क्या कर रहा है। पहले तो वो ठीक से सोने नहीं दे रहा था और अब हाथ पैर मार रहा है। पर राहुल ने उसे समझाया कि ये उसने नहीं किया है, वो तो कोई और था। नहीं थी। वो दोनों रात में लाइट जलाकर बैठ गए और राहुल मेहुल को एक एक करके सब कुछ बताने लगा। राहुल की बातें सुनकर मेहुल भी हैरान था, पर उतना नहीं जितना राहुल सोच रहा था। मेहुल ने भी राहुल को कुछ ऐसी बातें बताई जो उसे नहीं पता थी। उसने बताया कि वो जब घर पर अकेला होता था तब उसने भी एक लड़की को घर में यहां वहां घूमते देखा तो था, पर उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें इस बारे में अपने मकान मालिक से बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह राहुल ने अपने लैंडलॉर्ड को फोन किया और कहा कि वो दोनों उनसे मिलना चाहते हैं।
अगर वो चाहें तो ऊपर फ्लैट में आ जाएं, या फिर वो दोनों भाई उनके यहां चले जाएं। मकान मालिक ने भी बिना कोई बहाना बनाए उनसे कह दिया कि वो शाम को उनसे मिलने जरूर आएंगे। शाम करीब 6 बजे उनके मकान मालिक मकरंद महात्रे उनके घर पर आ गए। मेहुल ने उन्हें बिठाया और चाय बनाकर दी। राहुल और मेहुल ने उनसे कहा कि वो उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। महात्रे जी ये सुनकर जरा भी नहीं चौंके। शायद वो पहले से जानते थे कि राहुल और मेहुल ने उन्हें क्यों बुलाया था। मेहुल ने कहा, अंकल आपको पता है हमारे साथ यहां पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है? महात्रे जी ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया, मैं सोच ही रहा था कि आप लोगों ने अभी तक मुझे कंप्लेंट क्यों नहीं की। मकान मालिक की बात सुनकर वो दोनों चौंक गए। मेहुल बोला, मतलब आपको पहले से पता है कि इस फ्लैट में भूत है? ये शब्द सुनते ही महात्रे जी के हाथ से उनकी चाय छलक कर उनकी शर्ट पर जा गिरी। वो बोले, भूत? मैं तो कुछ और बात कहने जा रहा था। एक्चुअली यहां पहले भी कुछ टेनेंट्स आए थे, पर कोई भी हफ्ते 10 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाया। पर मुझे ठीक से किसी ने कुछ बताया नहीं कि वो घर छोड़कर क्यों जा रहे थे। पर मेहुल को उनकी बात पर यकीन नहीं था। वो बोला, अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर ये बताइए कि इतने पॉश इलाके में इतने बड़े फ्लैट का रेंट सिर्फ 15,000 रुपए क्यों है? अंकल हम एनसीआर में काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं और हमें पता है कि ऐसे किसी भी फ्लैट का रेंट कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। मेहुल की बात सुनकर मात्रे जी थोड़ा गंभीर हो गए। वो बोले, वो मेरा एक पर्सनल रीजन है, इसीलिए ये फ्लैट मैंने आप लोगों को कम पैसों में ऑफर किया था। अभी से 1 साल पहले एक लड़की ये फ्लैट देखने आई थी। निधि नाम था उसका। अच्छी लड़की थी, वेरी हार्ड वर्किंग। उसको ये फ्लैट बहुत पसंद आ गया था। उसने मुझसे कहा, अंकल थोड़े दिनों में मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ यहीं रहूंगी। पर उसकी सैलरी थोड़ी कम थी। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जब तक उसकी सैलरी बढ़ नहीं जाती मैं उसे फ्लैट कुछ कम पैसों में दे दूं। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि अप्रेजल होते ही वो मुझे इस फ्लैट का सही रेंट देगी। मेरा मन तो नहीं था, पर वो लड़की मुझे बहुत ऑनेस्ट लगी। मैंने उससे हाँ कह दिया। पर उसके यहाँ शिफ्ट होने के बाद ही उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मेहुल ने पूछा, क्या ट्रेजेडी अंकल? क्या हुआ था उसके साथ? मात्रे जी ने जवाब दिया, शाम को जब वो अपने फियांसे के साथ स्कूटर से घर वापस आ रही थी, तब उसकी स्कूटर को एक टेम्पो ने ठोक दिया। उसका फियांसे स्कूटर चला रहा था और उसकी डेथ ऑन द स्पॉट ही हो गई। उस दिन मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से बाहर जाना था। मैं नीचे गाड़ी निकाल रहा था कि निधि मुझे मिल गई। उसके कपड़ों पर पूरा खून लगा हुआ था। पहले तो मैं डर गया कि कहीं उसे तो कोई चोट नहीं आई, पर जब उसने मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ। पर मुझसे उस दिन एक गलती हो गई। अपने काम के चक्कर में मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं रात को घर वापस आया तो बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। पुलिस, एम्बुलेंस सब खड़े हुए थे। निधि ने इस फ्लैट की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। उसकी बॉडी पर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था और ब्लड और मीट हर जगह फैला हुआ था। मैं ये देखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उस दिन मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं उसके साथ कुछ देर रुकता तो शायद वो ऐसा ना करती, शायद वो बच जाती। इसीलिए इस फ्लैट का रेंट मैंने आज तक कभी नहीं बढ़ाया। तुमसे पहले भी जो लोग यहाँ रहने आए थे उनसे भी मैंने सिर्फ उतने ही पैसे मांगे थे जितने निधि से, 15,000। ये कहते हुए म्हात्रे जी की आंखें नम हो गईं। राहुल और मेहुल का जैसे मुंह खुला का खुला रह गया था। मेहुल बोला,
अंकल, अगर आपकी बात सही है तो ये पक्का उसी लड़की की आत्मा है, पर उसने हमें अभी तक कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, सिवाय उस कांच के गिरने के। मात्रे जी सदमे में थे कि क्या इन लड़कों ने उस लड़की को देखा भी है। उन्होंने दोनों भाइयों से पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है। राहुल ने उन्हें बताया कि वो कई बार उसे देख चुका है और कल रात को तो वो उन्हें बिस्तर के पास ही बैठी दिखाई दी थी। म्हात्रे जी भी ये सुनकर डर गए थे, पर इसके बाद दोनों भाइयों के अंदर से सारा डर निकल चुका था। वो समझ गए थे कि अगर यहां कोई आत्मा थी भी तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, और हुआ भी ऐसा ही। राहुल और मेहुल अगले 2 साल इसी फ्लैट में रहे और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उन्हें अक्सर घर में किसी तीसरे के होने का एहसास होता था, पर वो जानते थे कि उनका ये तीसरा रूममेट उन्हें परेशान नहीं करेगा। पर दोनों भाई, जिन्होंने आज तक भूत प्रेत के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, वो अब मानने लगे थे कि भूत होते हैं।